18वीं शताब्दी। हिंदुस्तान में काफी कुछ बदल रहा था। मुगल सल्तनत का अंत हो रहा था और इससे उत्तरी हिंदुस्तान में अराजकता फैल गई। मराठा साम्राज्य ने मुगल शक्ति को नष्ट कर दिया और तेजी से उत्तर की ओर विस्तार हो रहा था। इसी बीच पर्शिया के नादिर शाह ने 1739 में मुगलों पर आक्रमण किया और दिल्ली को तबाह कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के बार बार हमले होते रहे। इसी बीच मराठा साम्राज्य की सीमाएं दक्कन से लेकर पेशावर तक फैल गया। इस दौरान यूरोपीय शक्तियां भी हिंदुस्तान में अपने कदम बढ़ा रही थी। 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी में हराने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराने के बाद अंग्रेजों ने आज के तमिलनाडु पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे समय के बीच दक्षिण के राज्य मैसूर के दो शासक अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। ये थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों की नींद खराब कर रखी थी। लेकिन मैसूर, जो कभी विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा जागीरदार राज्य था, एक ऐसी शक्ति में कैसे बदल गया जिसने ब्रिटिश के लिए डर बन गए थे। साल था 1336। दो भाई हरिहर और बुक्का राय ने तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। समय के साथ विजयनगर साम्राज्य का पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा हो गया और वह उस समय हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चूंकि एक विशाल साम्राज्य था, विजयनगर सम्राट ने उनके स्थानीय गवर्नरों को आधी स्वतंत्रता दे रखी थी। यह गवर्नर विजयनगर सम्राट की छत्र छाया में अपने प्रांतों पर शासन करते थे। ये अपने प्रांतों से टैक्स कलेक्ट करते थे और विजयनगर का खजाना भरते थे। वे अपनी खुद की सेना भी रखते थे और जरूरत पड़ने पर विजयनगर सम्राट को अपनी सेना भी देते थे। ऐसा एक प्रांत था मैसूर, जो आज के कर्नाटक के मैसूर के आसपास केंद्रित था। 1399 में विजयनगर सेना के कमांडर यदुराय को मैसूर की जागीर दी गई और उसे इसका गवर्नर बनाया गया। यदुराय ने वोडेयार की उपाधि धारण की और वोडेयार राजवंश की स्थापना हुई। यह वोडेयार राजवंश ने मैसूर राज्य पर शासन किया और आज भी यह मैसूर की शाही परिवार है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि पड़ोसी सल्तनतें इसे पचा नहीं पा रही थी और इसे नष्ट करना चाहती थी। इसलिए दक्कन की 5 सल्तनतों ने मिलकर तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। विजयनगर साम्राज्य का अंत होने लगा और उनके गवर्नर अब पूर्ण स्वतंत्र हो गए। उसी तरह अब मैसूर राज्य भी पूर्ण स्वतंत्र हो गया और अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। चिक्का देवराज के शासनकाल के दौरान उन्होंने बीजापुर सल्तनत, केलाडी, चित्रदुर्ग और मदुरई नायकों को हराया और मैसूर का काफी विस्तार हुआ। इस समय के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी बड़ी सेना लेकर दक्कन आया और बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत पर कब्जा कर लिया। फिर औरंगजेब ने मराठों से लड़ते हुए अपने शेष जीवन और मुगल खजाना बर्बाद कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के पास मराठों का सामना करने के लिए कोई पैसा या शक्ति बची नहीं थी और मराठों ने धीरे धीरे उत्तर की ओर विस्तार किया। अब हैदराबाद के मुगल सूबेदार या निजाम, उसने भी मुगलों से अपने आप को आजाद कर दिया। हैदराबाद के निजाम के आज के तमिलनाडु पर भी नियंत्रण था, जिसे कर्नाटक का सूबा कहा जाता है। इस पर निजाम के खुद के गवर्नर का शासन था, जो बाद में इसका नवाब बनता है। मैसूर को अब मराठों, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेनाओं से खतरों का सामना करना पड़ा। मैसूर सेना के पास कोई बेहतर तोपें या कमांडर नहीं थे, तो इस समय के दौरान कर्नाटक नवाब के सेना के एक तोपखाने कमांडर फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मैसूर सेना में काफी सुधार किया और कई लड़ाइयां जीती। इस वजह से मैसूर के राजा ने उन्हें बूदीकोट की जागीर दी और यही बूदीकोट में 1720 में फतेह मोहम्मद के घर हैदर अली का जन्म हुआ। हैदर अली और उसके भाई शाहबाज को छोटी उम्र से ही सेना में प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने तोप चलानी भी सीखी। हैदर अली शुरुआत में हैदराबाद निजाम की सेना में शामिल हुए और फिर आगे जाकर कर्नाटक के नवाब के तोपखाने के कमांडर बन गए।
कर्नाटक सेना में कुछ वर्षों की सेवा के बाद हैदर अली और उसके भाई मैसूर की सेना में शामिल हो गए। मैसूर के राजा कृष्णराज वोडेयार ने हैदर अली को मैसूर सेना का एक सेनापति बनाया। 1740 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों में दक्षिण भारत पर कब्जा करने की होड़ थी। हैदर अली ने अपना समर्थन फ्रांसीसियों को दिया और बदले में फ्रांसीसियों से हैदर अली ने युद्ध और तोपखाने की रणनीति सीखी। इससे उन्हें बाद में मराठों और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाइयों में बहुत मदद मिलती है। 1755 तक हैदर अली 3000 पैदल सेना और 1500 घुड़सवार सेना की कमान संभालने लगा और उसे डिंडीगुल का फौजदार भी नियुक्त किया गया। 1757 में उसने कैलिकट राज्य पर आक्रमण किया और मालाबार तट पर कब्जा कर लिया। 1759 तक हैदर अली पूरी मैसूर सेना का सेनापति बन गया। एक समय की विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा जागीरदार राज्य मैसूर, और जिस पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए आसान लक्ष्य था, अब वही मैसूर हैदर अली की वजह से हिंदुस्तान में ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खतरा बन चुका था। अब मैसूर के राजा कृष्णराज वोडेयार ने हैदर अली को नवाब हैदर अली खान की उपाधि दी। लेकिन हैदर अली की यह लोकप्रियता न केवल सेना में बल्कि मैसूर के दरबार में भी बढ़ती जा रही थी। इससे हैदर अली थोड़ा और महत्वाकांक्षी हो गया। 1761 में उसने कृष्णराज वोडेयार को अपने ही महल में कैद कर लिया और फिर उसने खुद को मैसूर के सुल्तान घोषित कर दिया। अब वो मैसूर सल्तनत की सीमाओं को और बढ़ाना चाहता था और यह उसके लिए सही समय भी था, क्योंकि हिंदुस्तान में काफी कुछ बदल रहा था। एक समय की शक्तिशाली मुगल सल्तनत का अंत हो गया और उसकी शक्ति केवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाके तक ही सीमित रह गई। मराठा साम्राज्य ने इसकी जगह ले ली और दक्कन से लेकर पेशावर तक अपनी शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार किया। पूर्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने हरा दिया। बंगाल अब अंग्रेजों के अधीन था। दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई 1760 में वांडीवाश में तय हुआ। इस लड़ाई में भी अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसी इसके बाद कभी भी हिंदुस्तान में अपना विस्तार नहीं कर पाए। अब अंग्रेजों की नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी, लेकिन मैसूर और मराठा उनके रास्ते में खड़े थे। हैदर अली ने अंग्रेजों के खतरे और उनके मंसूबे को भांप लिया था और 1767 में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की शुरुआत में हैदराबाद के निजाम ने हैदर अली का साथ दिया, लेकिन इस संयुक्त मैसूर हैदराबाद सेना की कई लड़ाइयों में हार हुई। अब निजाम को डर लगने लगा कि हैदराबाद पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, इसलिए 1768 में उन्होंने गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और अपनी सेना को इस युद्ध से वापस ले लिया। अब हैदर अली को अकेले ही अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और साथ में उसे उत्तर से मराठों के आक्रमण का भी डर था। हैदर अली पहले ही 1764 में मराठों से हारे थे, इसलिए उसने मैसूर सेना को मजबूत करने के लिए काम किया। उसने फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्होंने सेना को यूरोपीय तरीकों से प्रशिक्षित किया, और इससे हैदर अली को काफी मदद मिली और वो आने वाली कई लड़ाइयों में ब्रिटिश और कर्नाटक नवाब को हराने में सफल रहा। और यहां तक कि हैदर अली ने मद्रास पर भी लगभग कब्जा कर लिया था, जो दक्षिण भारत में अंग्रेजों का गढ़ था। आखिरकार अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 29 मार्च 1769 को मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर की जीत के साथ समाप्त हो गया। अब हैदर अली अन्य राज्यों पर ध्यान देने लगा। 1774 में हैदर अली ने अपना ध्यान त्रावणकोर राज्य की ओर लगाया। वो वहां की पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अकूत संपत्ति लूटना चाहता था। उसका पहले ही मालाबार तट पर कब्जा था और अब वहां के नायरों पर अत्याचार करने लगा। नायरों ने मैसूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया और कई किलों पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से हैदर अली ने एक बड़ी सेना भेजी और इस नायर सेना को हरा दिया। बाद में कई निर्दोष स्थानीय लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चों का कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अब हैदर अली ने त्रावणकोर राज्य की ओर बढ़ने लगा। त्रावणकोर के रास्ते में कई किले थे जिन पर डच का नियंत्रण था। उसने डच सेना के कमांडर से त्रावणकोर जाने की अनुमति मांगी,
लेकिन इस डच कमांडर ने मना कर दिया क्योंकि ये डच त्रावणकोर के साथ थे। इसका कारण था 1741 में कोलाचिल की लड़ाई। इस लड़ाई में डच सेना की त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के हाथों एक अपमानजनक हार हुई और इस वजह से डच सेना ने त्रावणकोर का हमेशा साथ देने का वादा किया। इसलिए डच सेना ने हैदर अली को गुजरने की अनुमति नहीं दी। तो हैदर अली ने डच नियंत्रण वाले क्रैंगनोर किले पर हमला किया, लेकिन उसकी हार हुई। त्रावणकोर तक पहुंचने में असमर्थ हैदर अली ने 1778 तक अपनी सेना के साथ मैसूर चला गया। इसी बीच दक्कन में मराठों और हैदराबाद निजाम ने हैदर अली के खिलाफ गठबंधन किया, लेकिन 1779 की लड़ाई में यह संयुक्त मराठा हैदराबाद सेना हैदर अली से हार जाती है। इस लड़ाई में चित्रदुर्ग के शासक मडकरी नायक ने मराठों का साथ दिया था, लेकिन हार के बाद जब मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा तब हैदर अली ने मडकरी नायक को पकड़ लिया और उन्हें श्रीरंगपट्टनम जेल में डाल दिया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हैदर अली ने चित्रदुर्ग से करीब 20,000 लोगों को भी कैद किया और उन सब को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। इसी बीच 1778 से ब्रिटिश और फ्रांसीसी फिर से युद्ध में थे। अंग्रेजों ने अगस्त में फ्रांसीसी के गढ़ पौंडीचेरी और फिर 1779 में माहे पर कब्जा कर लिया। हैदर अली के लिए माहे बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि माहे के बंदरगाह से उसे फ्रांसीसी हथियार और गोला बारूद मिलता था। हैदर अली ने अंग्रेजों को चेतावनी दी और उन्हें माहे से हटने के लिए कहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने इनकार कर दिया तो हैदर अली ने युद्ध की घोषणा कर दी और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध छिड़ गया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने आज के तमिलनाडु में ब्रिटिश किलों पर हमला किया। उसने अब अपनी सेना की कमान अपने 29 वर्षीय बेटे टीपू सुल्तान को दी। 10 सितंबर 1780 को टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर सेना ने पोलीलूर की लड़ाई में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। पोलीलूर की हार हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सबसे बुरी हार थी। इस लड़ाई के दौरान पहली बार हिंदुस्तान के युद्ध के मैदान में रॉकेटों का उपयोग हुआ। टीपू सुल्तान की रॉकेट्स के आक्रमणों ने अंग्रेजों को तबाह कर दिया, लेकिन जल्द ही अंग्रेज इस हार से उभरने लगे और उन्हें मद्रास के ब्रिटिश हाईकमांड से अतिरिक्त सेना प्राप्त हुई। अब आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने जुलाई 1781 में पोर्टोनोवो की लड़ाई और सितंबर 1781 में शोलिंगुर की लड़ाई में मैसूर सेना को हरा दिया। इसी बीच हैदर अली का स्वास्थ्य गिर रहा था और दिसंबर 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा टीपू मैसूर का सुल्तान बना। टीपू ने अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करने में लग गया। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कई फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया। उनकी मदद से उसने जुलाई 1783 में कडलूर की लड़ाई में और फिर जनवरी 1784 में मैंगलोर की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया। अंग्रेज अब युद्ध समाप्त करने के लिए बहुत बेताब हो गए। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। इस लड़ाई में न तो मैसूर को और न ही अंग्रेजों को कोई फायदा मिला या कोई अतिरिक्त क्षेत्र मिला। स्थिति वैसे ही हो गई जैसे युद्ध के पहले थी। अप्रैल 1787 तक टीपू ने गजेंद्रगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर करके मराठों के साथ भी युद्ध समाप्त कर दिया। टीपू अब अपनी सेना को मजबूत करने पर ही सोच रहा था। उसे पता था कि यह शांति संधि अंग्रेज, मराठों और हैदराबाद के साथ ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला और जल्द ही फिर से कभी भी युद्ध हो सकता है। रॉकेट आर्टिलरी को बढ़ाया गया और फ्रांसीसियों की मदद से अपने सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग दी गई। हैदर अली के समय में रॉकेट आर्टिलरी में 1200 सैनिक थे, लेकिन अब टीपू सुल्तान के समय में यह 5000 सैनिकों तक बढ़ गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा टीपू सुल्तान के शुरुआती वर्षों के बारे में जानते हैं। टीपू का जन्म 1 दिसंबर 1751 को आज के बेंगलोर के पास हैदर अली और उनकी पत्नी फरुकुन निसा के यहाँ हुआ था। हैदर अली खुद ना तो पढ़ सकता था ना ही लिख सकता था, इसलिए वह अपने बेटे को शिक्षा, सैन्य और राजनीतिक ट्रेनिंग देना चाहता था। टीपू ने कन्नड़, फ्रेंच, इंग्लिश, फारसी
और अरबी भाषा सीखी। 15 साल की उम्र में उसने 1766 में अपने पिता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगले साल महज 16 साल की उम्र में उसने कर्नाटिक नवाब के खिलाफ मैसूर के घुड़सवार सेना की कमान संभाली। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद टीपू ने अब अपना ध्यान छोटे से राज्य कूर्ग की ओर लगाया। 1780 में ही हैदर अली ने कूर्ग पर कब्जा कर लिया था। अब कूर्ग की स्थानीय आबादी ने मैसूर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। टीपू ने कूर्ग पर आक्रमण किया और कूर्ग की राजधानी मडिकेरी पर कब्जा कर लिया। उसने अपने कमांडर जनुलाब्दीन को कूर्ग का गवर्नर बनाया। लेकिन जैसे ही टीपू ने कूर्ग छोड़ा, स्थानीय आबादी ने मैसूर सेना पर हमला कर दिया और उसे हरा दिया और जनुलाब्दीन अपनी जान बचाकर मैसूर भाग गया। 1785 में टीपू ने एक बार फिर कूर्ग पर हमला किया और इस बार वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। कई हजार लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया। उसने कई महिलाओं और बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें श्रीरंगपट्टनम ले गया। पुरुषों को उसकी सेना में भर्ती किया गया और महिलाओं और बच्चों को बाजारों में बेच दिया जाता। ऐसा अनुमान है कि कूर्ग की लगभग 80,000 हिंदू और ईसाई आबादी मार दी गई या उन्हें कब्जा कर लिया गया। 1789 में मालाबार के लोगों ने मैसूर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। टीपू ने अपनी सेना भेजकर यह भी बहुत अत्याचार किया। कई हिंदुओं और ईसाइयों का जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों को पकड़ लिया गया और उन्हें बाजारों में बेच दिया गया। बहुत लोगों को मार डाला गया और हाथियों द्वारा कुचल दिया गया। कई मंदिर और चर्च नष्ट कर दिए गए। लगभग 60,000 मैंगलोर के ईसाइयों को बंदी बनाकर श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया। जो हिंदू और ईसाई लोग भागने में सफल रहे, वे त्रावणकोर राज्य में भाग गए, जहां के शासक धर्मराज कार्तिक ने उनका स्वागत किया और उन सबको शरण दी। इससे टीपू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसकी नजर पहले से ही त्रावणकोर के समृद्ध राज्य पर थी, जिस पर उसके पिता ने पहले कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। अब धर्मराज कार्तिक द्वारा भागे हुए हिंदुओं और ईसाइयों को शरण देने के कारण टीपू सुल्तान को त्रावणकोर पर हमला करने का मौका मिल गया। दिसंबर 1789 में टीपू ने अपनी सेना के साथ त्रावणकोर की ओर प्रस्थान किया। अब त्रावणकोर के रास्ते में डच की सेना नहीं थी, क्योंकि डच सेना अब हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। इसलिए टीपू को त्रावणकोर की सीमाओं तक पहुंचने में कोई मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ा। उसकी सेना में 20,000 पैदल सेना, 5,000 घुड़सवार और 20 तोपें शामिल थी, जबकि त्रावणकोर सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और कुछ तोपों को मिलाकर लगभग 50,000 सैनिक थे। त्रावणकोर सेना को डच और ब्रिटिश द्वारा ट्रेनिंग मिला था। त्रावणकोर के दीवान केशव पिल्लई सेना के कमांडर थे। पहली लड़ाई 28 दिसंबर 1789 को हुई थी। त्रावणकोर ने पहले से ही अपने शहर को चारों ओर से किलेबंदी कर रखी थी, जिसे नेडुमकोटा लाइंस कहा जाता है। इस मजबूत किलेबंदी को मैसूर की सेना तोड़ नहीं पाई, इसलिए त्रावणकोर की सेना उन पर टूट पड़ी और उसका खात्मा कर दिया। जो बचे हुए मैसूर सैनिक थे वो घबराकर युद्ध मैदान से भाग गए। यहां तक कि टीपू सुल्तान भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया और लगभग वो मारा ही जाता। टीपू सुल्तान की पालकी, उसके मोहरे, अंगूठियां, तलवार और अन्य व्यक्तिगत चीजें धर्मराज कार्तिक के कब्जे में आ गए। यह टीपू सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। कुछ महीनों के बाद टीपू बदला लेना चाहता था। इसी बीच अंग्रेजों ने धर्मराज कार्तिक को आश्वासन दिया कि यदि टीपू ने त्रावणकोर पर फिर से हमला किया तो वह अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध होगा। अंग्रेजों ने टीपू को त्रावणकोर पर आक्रमण न करने की चेतावनी भी दी, लेकिन टीपू सुल्तान ने एक न सुनी और त्रावणकोर की ओर फिर से कूच कर दिया। मार्च 1790 में मैसूर की सेना त्रावणकोर के पास पहुंची और आलुवा नदी के पास डेरा डाला, लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। उस समय आलुवा नदी में बाढ़ आ रही थी और पानी को एक तरफ इकट्ठा करने के लिए धर्मराज कार्तिक ने एक बांध बनवाया था। जब टीपू की सेना ने बांध के दूसरी तरफ डेरा डाला तो त्रावणकोर की सेना ने चुपके से बांध को तोड़ दिया। इस अफरा तफरी में त्रावणकोर सेना ने बची हुई टीपू की सेना पर हमला कर दिया और टीपू को अपनी जान बचाने के लिए फिर से
श्रीरंगपट्टनम वापस भागना पड़ा। त्रावणकोर पर हमले से अंग्रेज गुस्सा हो गए और क्योंकि उन्होंने टीपू को पहले चेतावनी दी थी, अंग्रेज टीपू सुल्तान से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि टीपू हिंदुस्तान में ब्रिटिश ताकत के लिए खतरा बन गया था। इसलिए अब अंग्रेजों को मैसूर पर हमला करने का मौका मिल गया और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध छिड़ गया। हैदराबाद के निजाम, मराठा और त्रावणकोर अब अंग्रेजों के साथ मिल गए। दिसंबर 1790 में ब्रिटिश सेना ने कालीकट के पास मैसूर सेना को हरा दिया और मालाबार तट पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों की नई भारी तोपें अब मैसूर के रॉकेट पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद टीपू सुल्तान की कई लड़ाइयों में हार हुई, जैसे कैननौर, धारवाड़, बैंगलोर, कुडली और शिमोगा। अंततः अपनी ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में भी उसकी हार हुई। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध मार्च 1792 में समाप्त हुआ जब टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया। टीपू सुल्तान को 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ ही में मराठा और हैदराबाद को भी मैसूर के कुछ हिस्से मिले क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस हार के बाद टीपू सुल्तान कुछ सालों तक शांत रहा और किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उसने चुपचाप अपने रॉकेट आर्टिलरी और तोपों को बेहतर बनाने का काम किया। उसने काफी मात्रा में बारूद भी इकट्ठा कर ली थी। उसको यह काम फ्रांसीसी की मदद के बिना करना पड़ा क्योंकि अब फ्रांसीसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। फ्रांसीसी अब केवल पौंडीचेरी में अपनी पकड़ तक ही सीमित थे। लेकिन फिर भी टीपू ने फ्रांसीसियों से मदद लेने की कोशिश की। हिंदुस्तान में तो फ्रांसीसी कमजोर थे, तो टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट को चिट्ठी लिखी, जो उस समय इजिप्ट में था। नेपोलियन ने इजिप्ट में ऑटोमन सेना को हराकर इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था और अब वो हिंदुस्तान में अंग्रेजों पर हमला करने की योजना बना रहा था। लेकिन इस योजना पर जल्द ही पानी फिर गया क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना को ब्रिटिश नौसेना ने नष्ट कर दिया था और अब नेपोलियन की सेना के पास हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जहाज नहीं थे। लेकिन इससे टीपू सुल्तान पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने वैसे भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और मार्च 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध छिड़ गया। 5 अप्रैल को सुल्तानपेट में मैसूर की सेना ने अंग्रेजों पर रॉकेटों का बौछार की और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन अंग्रेजों ने मैसूर को हरा दिया और फिर टीपू को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम भागना पड़ा। टीपू सुल्तान को अब छापामार युद्ध का सहारा लेना पड़ा और उसने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को काफी परेशान किया। अब अंग्रेज टीपू सुल्तान से बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने तय कर लिया था कि अब उसे खत्म करने में ही भलाई है और मराठा और हैदराबाद निजाम के साथ उन्होंने संधि कर ली। मराठा और हैदराबाद निजाम की मदद से ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने किले पर तोपों की बौछार शुरू कर दी। इस बौछार के दौरान तोप का एक गोला जाकर किले के अंदर रॉकेट डिपो पर जा गिरा और इससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और किले के ऊपर एक विशाल काला बादल छा गया। इस विस्फोट में मैसूर सेना का अधिकांश रॉकेट और बारूद बर्बाद हो गया। अंततः ब्रिटिश सेना किले में घुस गई और किले के अंदर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। मैसूर की सैनिक ब्रिटिश सेना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रही थी और अंततः टीपू सुल्तान को खुद बाहर आना पड़ा। टीपू ने कई ब्रिटिश सैनिकों को मारा, लेकिन कुछ समय बाद एक ब्रिटिश सैनिक की गोली लगकर उसकी मौत हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के तुरंत ही चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। मैसूर पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया और फिर अंग्रेजों ने वोडेयार परिवार को मैसूर सिंहासन पर वापस बिठा दिया और अब मैसूर अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन गया। मराठों के बाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डर हैदर अली और टीपू सुल्तान से लगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए रॉकेटों ने अंग्रेजों को काफी डरा दिया था। लेकिन 1799 में जीत के बाद मैसूर के रॉकेट तकनीक को अंग्रेजों ने चुरा लिया और वापस ब्रिटेन ले गए। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग किया
और कॉनग्रीव रॉकेट्स नामक अपना खुद का रॉकेट्स विकसित किया। अंग्रेज़ों ने इनका इस्तेमाल नेपोलियन के खिलाफ किया और यह 1815 में वाटरलू की निर्णायक लड़ाई में नेपोलियन की हार का एक मुख्य कारण था। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान से लूटी गई संपत्ति के अलावा अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की कई तकनीकें भी लूटी और इसका इस्तेमाल यूरोप में अपने फायदे के लिए किया।